नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अपनी क्लासेस चल रही है लैब असिस्टेंट भूगोल के लिए। साथ ही साथ ये स्कूली बच्चों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो स्कूली व्याख्याता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। रेगुलर अपनी क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, ये निःशुल्क अपना बैच चल रहा है। और जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिल रहा है। मार्केट में अपनी दो किताबें चल रही है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के नाम से आती है, एक ऑब्जेक्टिव आती है, एक थ्योरी। बहुत ही शानदार किताबें दोनों, आप इनको लीजिएगा और पढ़िए। आप 15 दिन में इनको कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई ये किताबें हैं, जो आपका 90% सिलेबस सीधा सीधा यहाँ से छप जाएगा। सिलेबस तो पूरा 100% कवर कर रही है ये किताबें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 90% जो सवाल आएंगे ना, वो इन किताबों से, प्लस बाकी 10% यदि बच गया तो वो जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज लेने के लिए मात्र 151 रुपए में मिल रही है आपको टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लेने के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा और जाके ज्वाइन कीजिएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि सर अभी पूरे नहीं डाले गए हैं, तो अगले 5 दिन में, 5 या 6 दिन में आपके संपूर्ण टेस्ट डाल दिए जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आखिरी समय में ये जो टेस्ट अपन देते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लास्ट टाइम में अपन जो टेस्ट देते हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं, पहले आप देने के बाद फिर लास्ट में भूल जाते हो, इसलिए मैंने डाले नहीं है। यूट्यूब की क्लासें रेगुलर लेनी है, पुरानी जो है प्ले लिस्ट में जाके पुरानी क्लासें भी देख लीजिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, किसी क्लास को 9 9 10 10 15 15 हज़ार लोगों ने देख लिया, और कई क्लास ऐसी है जिसको मात्र 1000 2000 देखा है। तो जो देखते हैं, सीरियस होकर तैयारी करते हैं, वो सारी क्लासें लीजिएगा। देखिए, आज अपना टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है भाई, कक्षा 12 का ये जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका अध्याय नंबर ये 4 है। अध्याय नंबर 4 है। एक मिनट। हाँ भाई, तो देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक क्रियाएं। यहां से सवाल पूछेंगे, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थक और पंचम। यहां से सवाल बनते हैं भाई, एक एक करके आप छापते जाना। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। अरे, मानव जो भी क्रियाकलाप करता है जिससे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पर्यावरण पर निर्भर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कौन सी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है? तो वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। जो किससे प्रभावित होती है? भूमि से, जल से, वनस्पति से और खनिजों से। इनके उपयोग से संबंधित है सारी की सारी। आगे चलते हैं भाई, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार की बात करें तो आज इस यूनिट में अपन प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। इसके अंतर्गत अपन कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे, और खनन के बारे में अध्ययन करेंगे, मछली पकड़ना और पशुचारण। इन तमाम बिंदुओं पर आज इस यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं। ये आगे का टॉपिक है भाई, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आगे अपन पढ़ते जाएंगे, अभी इन पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। याद रखें, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जो है क्या कहलाते हैं? लो ये जो लोग हैं लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में काम करने वाले श्रमिकों को कौन से कॉलर के? रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है, क्योंकि इनका कार्य जो है घर से बाहर होता है भाई, कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है, इस कारण इसे रेड कॉलर कहा जाता है। अब देखो, इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं, एक एक करके अपन पढ़ेंगे, और इनके जो क्षेत्र है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो है आखेट और भोजन, आखेट और भोजन संग्रह, उसके बाद पशुचारण, उसके बाद कृषि, और उसके बाद खनन। सवाल कैसे आता है कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं नहीं है? तो आखेट व भोजन संग्रह है, पशुचारण भी इसी में आता है, कृषि कार्य भी इसी में आता है, खनन भी इसी में आता है, मछली पकड़ना भी इसी में आता है। मछली पकड़ना भी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं के अंतर्गत अपन सम्मिलित करते हैं। तो सारे के सारे आखेट तथा भोजन संग्रह, पशुचारण, कृषि, खनन, ये किस में आते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। आगे देखिए, अब सबसे पहले देखते हैं आखेट व भोजन संग्रह।
आज जो कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो किस में आएंगे? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होगा भाई। किस में होगा? प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले आखेट व भोजन संग्रह। आखेट क्या है भाई? मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है। मानव जब शुरू में कोई आर्थिक क्रिया करता था तो उनमें से एक थी आखेट, मतलब शिकार करना। अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में प्रचलित है। अब देखिए जो मैदानी भाग होंगे ना, तो वहां पर तो मनुष्य खेती भी कर सकता है, उसके आजीविका के और आर्थिक क्रियाओं के अन्य साधन भी हो सकते हैं। लेकिन जो अति शीत है, बर्फीले क्षेत्र है, या फिर अत्यधिक गर्म जहां पर आदिवासी लोग निवास करते हैं, उनके लिए जो है प्रारंभिक तौर पर आर्थिक क्रियाएं कौन सी है? आखेट। पत्थर, लकड़ी के औजार व तीर का उपयोग किया जाता है। या तो फिर इनके पास औजार की बात करें पत्थर के होते हैं या लकड़ी के होते हैं। अवैध शिकार से कई जीव जंतु भी लुप्त हो गए हैं, संकटापन आ गया है इस कारण। अब देखो भोजन संग्रह। जंगलों से खाने योग्य पौधे, कंदमूल एकत्रित करना क्या कहलाता है? भोजन संग्रह। अरे आप वनों से अपनी उपयोगी चीजें आप ग्रहण करते हो तो वो भोजन संग्रह होता है, जो खाने के काम आती है। इसमें देखो कम पूंजी और निम्न तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में ये याद रखना। आगे अपन वाणिज्य कृषि वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें अधिक पूंजी की जरूरत होती है, बाकी कम पूंजी और निम्न तकनीक का उपयोग किया जाता है। भोजन अधिशेष नहीं रहता। अब भोजन संग्रह उतना ही करते हैं जितना जरूरत है, एक्स्ट्रा तो कर ही नहीं पाते क्योंकि इनके पास तकनीक नहीं है। इतना ही पूरे दिन भटकते भटकते एकत्रित करेंगे जितने इनको जरूरत है। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम होती है भाई। प्रति व्यक्ति उत्पादन उतना ही होता है जितना उनका जीवन चल सके। धन भेड़ो करने वाला मामलो को नहीं भाई। आधुनिक समय में कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हुआ है। अब कई अनगला लोग है जो का है व्यापारिक वास्ते भी कृषिकरण लागा है। अब देखो भोजन संग्रह के क्षेत्र, यदि संसार में बात करें तो भोजन संग्रह क्षेत्र कौन कौन से है? तो उच्च अक्षांशों वाले क्षेत्र और निम्न अक्षांशों वाले क्षेत्र। अब भोजन संग्रह जो है मैदानों में नहीं किया जाता बल्कि उच्च अक्षांशों में किया जाता है ज्यादातर, या फिर निम्न अक्षांशों में किया जाता है। उच्च अक्षांशों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा है उसका उत्तरी भाग, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। मतलब ये जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें एक लंबा सा देश है चिली, तो ये चिली का दक्षिणी भाग, और ये उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये इधर अलास्का आ गया। ये वाला जो पार्ट है उत्तरी कनाडा का, तथा यूरेशिया, ये वाला यूरेशिया यूरोप और एशिया के ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर भोजन संग्रह अधिक किया जाता है उच्च अक्षांशों की बात करें। उत्तरी कनाडा, दक्षिणी चिली और उत्तरी यूरेशिया उच्च अक्षांशों में ये क्षेत्र है जहां पर भोजन संग्रह किया जाता है। निम्न अक्षांशों की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन। अमेजन नदी कौन से महाद्वीप में बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और भूमध्य सागर में चली जाती है। ऐसी कौन सी महाद्वीप की नदी है? वो नदी है अफ्रीका की। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका क्षेत्र में तथा ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश जो है यहां पर भोजन संग्रह भी किया जाता है। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली ये उच्च अक्षांशों में भोजन संग्रह के क्षेत्र है। निम्न अक्षांशों में बात करें तो अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक जो प्रदेश है यहाँ पर क्या किया जाता है? भोजन संग्रह किया जाता है। क्या आप जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या आप जानते हैं कि नाम से लाइन दे रखी है। च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? चिक्कल कहा जाता है। बोर्ड की परीक्षाओं में तो ऐसा सवाल बहुत बार आ चुका है, आपके भी कहीं सामने नहीं आ जाए, इसलिए याद रखना भाई। देखो च्युइंगम को चूसने के बाद शेष जो भाग बचेड़ो बिन क्या करे? चिक्कल क्या करे? और ये कौन से वृक्ष है? जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। कौन से वृक्ष के दूध बने? जेपोटा वृक्ष को दूध, ध्यान रखजो भाई। आगे देखो, अब देखो मैंने अभी बताया आपको उत्तरी कनाडा ये वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी कनाडा। और ये वाला पार्ट कौन सा है? भोजन संग्रह के क्षेत्र देख रहे हैं, उत्तरी यूरेशिया। यूरोप और एशिया का उत्तरी पार्ट जो है उत्तरी यूरेशिया कहलाता है। ये देखो यहाँ पर ये अलास्का है। अलास्का किसका पार्ट है? इसी यूएसए का पार्ट है। ये जो यूएसए है इसका पार्ट है ये अलास्का। ये कनाडा वाला पार्ट है, तो उत्तरी कनाडा में
भोजन संग्रह किया जाता है। ये यहाँ पर मैक्सिको है, और ये देखो ये अमेजन बेसिन आ गया। ये आंतरिक जो है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग हो गया। ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत करते हैं, और यहाँ पर दक्षिणी चिली में भी अपन ने बात करी थी। तो ये क्या है, निर्वाण संग्रहण मतलब भोजन संग्रहण के क्षेत्र है, याद रखना भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। वनस्पति के उपयोग, वनस्पति के क्या उपयोग है आप सभी को पता है। देखो पूछा जा सकता है कुनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वृक्ष के छाल से करते हैं भाई, पूछा गया बहुत बार। कुनेन कटाऊ प्राप्त करे, छालू प्राप्त करे, चमड़ा एवं कार्क निर्माण किया जाता है छाल से। छाल देखो कुनेन, चमड़ा और कार्क को निर्माण कराया करे। पत्तियां कहाँ प्राप्त हुए, पेय पदार्थ, दवाइयां और कातिवर्धक वस्तुएं बनाई जाती है। रेशे से क्या बनता है, कपड़े को निर्माण कराया करे। और दृढ़ फल भोजन व तेल के काम। पेड़ का तना जो है रबड़, बलाटा और गोंद व रोल के काम आता है। ठीक है, ये अभी तक पूछा गया है यहाँ से सवाल। कुनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, छाल से। थोड़ा थोड़ा देख लेना भाई। अब है पशुचारण। भोजन संग्रह आखेट के बाद जो तीसरी प्राथमिक आर्थिक क्रिया के बारे में आप बात करें तो वह है पशुचारण। पशुचारण उताने सीधे सीधे ध्यान पड़े, पशुअन चराना, है ना। तो जब आखेट से जीवन यापन संभव नहीं रहा, तब मानव ने किसकी ओर पलायन किया, पशुपालन की ओर। भौगोलिक कारणों एवं तकनीकी विकास के आधार पर पशुपालन के दो प्रकार है। एक तो चलवासी पशुचारण और दूसरा वाणिज्य पशुधन पालन। अब देखो चलवासी पशुचारण का मतलब जगह पे ए बार आपने एवड़ वगैरह चराया करे ना, लल्डिया अंडा वंडा ले जावे, आप उदाहरण के तौर पर समझ सका, चलवासी पशुचारण के अलावा। और जको धन प्राप्ति के उद्देश्य कोई पशुपालन करे तो वो कौन सो है, वाणिज्य पशुधन पालन। तो पशुचारण में निर्वाह स्तर पर चलवासी पशुचारण किसके लिए किया जाता है, अपना जीवन यापन। अरे कोई एवडाले देखोगे कि यहाँ भेजे धन बेड़ो कर लियो कि बहुत सेरा मान नर नराय प्लॉट ले लिया। बेचारा एवड़ चराने वाला जो है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ये कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं। जैसे एनसीईआरटी कक्षा 11 में अपन ने पढ़ा था कि चलवासी या प्रवासी पशुचारण जो कौन करते हैं, जैसे हिमालय के गुज्जर, बूटिया, बक्कर, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, चलवासी पशुचारण या प्रवासी पशुचारण। वाणिज्य पशुधन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है भाई। लोग बहुत सारा पैसा जी हमारे कहीं में गोनार बकरियां पालन, गोनार बकरियां तो एक ही बात है, अरे लल्डियार बकरियां यानी मतलब कोई भी व्यापार के उद्देश्य करे तो सरकार बांध सब्सिडी देवे, 1 करोड़ को लोन देवे कि खुद के करना लगाना पड़े। मतलब जके को काम का ही है लाभ प्राप्त करनो। लाभ प्राप्त करनो तो एको भी है, लेकिन वो सिर्फ है आपको जीवन यापन करने को मामलो है। अटके भाई मैं भेजे धन बेड़ो करना चाहवा तो बी वास्ते व्यापारिक पशुधन पालन कराया करे। स्थायी फोरम होते हैं, इसमें स्थायी फोरम का निर्माण करते हैं और वैज्ञानिक प्रबंध होता है। अब देखो इंग मायने बकरियां दूध की मशीना भी ला क्या करे, या गाय मतलब मान लो कोई बड़ा सा बाड़ा बनाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की पालन किया जाता है व्यापारिक पशुपालन। तो वहां गाय के गायन दो वाली मशीन होया करे, आपने थोड़ी बैठ आपने मशीन जो है एक दो गाय रखा पर भी में मशीन ले जरा कमार खा लियो भाई। तो पशुचारण में क्या समझ में आया, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन, ये किसके लिए, सिर्फ निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए, और ये व्यापारिक उद्देश्य के लिए। अब देखो चलवासी पशुचारण परिभाषा देख लियो भाई। पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। ये जो चलवासी पशुचारण है इसमें सभी प्रकार की चीजों के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है मनुष्य। ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास मतलब ऋतु के अनुसार प्रवास करना, ऋतु प्रवास कहलाता है। गर्मियों में मैदानों से पर्वत की ओर चले जाते हैं, और शीत में पर्वत से मैदान की ओर चले आते हैं। इसे क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास में गर्मियों में जो है मैदान छोड़कर पहाड़ों की ओर, और सर्दियों में पर्वतों से मैदान की ओर चले आते हैं। ये ऋतु प्रवास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय में भारत की ऐसी कौन सी प्रमुख जातियां हैं, जनजातियां हैं, समूह हैं जो ऋतु प्रवास करते हैं, तो गुजर, बकरवाल, गद्दी, बूटिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार जो है ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। एक बार पानी पी लेते हैं भाई। चलवासी पशुचारण, अब देखो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पशु पाले करे।
तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, अफ्रीका को जो ज्यादातर पार्ट है ना आप देखा वो उष्णकटिबंधीय भाग में। अरे उष्णकटिबंधीय भाग की के वे कर्क रेखा लेर मकर रेखा के बीच के जगह से तरह बिन गाय क्या करे उष्णकटिबंधीय। और अफ्रीका में ध्यान है कर्क रेखा भी जा रही है, भूमध्य रेखा भी जा रही है और मकर रेखा भी जा रही है। मतलब आज दोनों रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के मायने जो पार्ट है ना वो अधिकतर अफ्रीका को आ जावे। तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में यहाँ गाय और बैल जो है प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। सहारा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की बात हो गई। और ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का ये इधर वाला जो पार्ट है यहाँ पर तथा एशिया के मरुस्थल, ये सारा मरुस्थल हो गया। और एशिया के मरुस्थल यहाँ आगे जो है इस तरीके से ये यहाँ पर ईरान, इराक, सऊदी अरब, ये जो है यहाँ पर जो है क्या पाले जाते हैं, भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर गाय और बैल पाले जाते हैं। ठीक है। सहारा और एशिया के मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और एशिया के यहाँ पर मरुस्थल जो है यहाँ पर भेड़, बकरी और ऊंट पाले जाते हैं। तिब्बत व एंडीज, एंडीज पर्वतमाला जो है आपके कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। तिब्बत जो है भारत और चीन के बीच बफर स्टेट के तौर पर अपन इसको लेते हैं। यहाँ पर याक व लामा, याक और लामा पाला जाता है। आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्र में रेनडियर पाला जाता है। तो क्षेत्र विशेष का भी ध्यान रखें। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या पाला जाता है, गाय, बैल, भेड़, बकरी या फिर याक या रेनडियर। तो रेनडियर हो जाएगा भाई। जलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका से मंगोलिया तक। अब देखो जलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र है उत्तरी अफ्रीका से मंगोलिया तक। ये क्या है आपके, ये क्या है, अफ्रीका है मान लो। ये यहां पर क्या है, ये इधर भूमध्य सागर आ गया, यहां लाल सागर आ गया, ये मंगोलिया तक है ना, ये इधर भारत है आपका और ये मंगोलिया मान लो यहां तक। तो पहली पट्टी तो ये है, पहली पट्टी तो ये है, ये है यहां पर किया जाता। दूसरा है यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश। दूसरा मान लो यहां पर यूरोप है और ये एशिया, तो इनका ये जो टुंड्रा क्षेत्र है ये वाला पार्ट हो गया, ये दूसरी पट्टी हो गई। और तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, मेडागास्कर यहां पर है, हिंद महासागर में एक बड़ा सा द्वीप है। ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी एशिया से ये मेडागास्कर वाला इधर वाला पार्ट, ये 3 पट्टी है। तो चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हो गए, ये उत्तरी अफ्रीका से मंगोलिया तक, यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा हो गया दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, हो जाना चाहिए। अब देखो चलवासी पशुचारण के क्षेत्र ये देख ही लिए अपन ने। पेटी तो 3 देखी है, संख्या में कमी के कारण राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया। अब क्या है, पहले के जमाने में लोग इधर से इधर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, देशों की सीमाओं का अध्यारोपण हो गया है। अपने अपने जो है हर देश ने अपनी अपनी सीमा का निर्धारण कर लिया, तो बेचारे ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सीमाओं में बंध गए। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बना ली गई है, इस कारण इनके क्षेत्र सीमित हो गए। ये वाला क्षेत्र है देखो, ये उत्तरी अफ्रीका से लेके मंगोलिया तक, ये दूसरा ये हो गया यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा अपन ने यहां पर देखा था दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और ये मेडागास्कर वाला पार्ट। ठीक है। तो यहां पर चलवासी पशुचारण किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ये और ये। अब देखो वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पहले सिर्फ निर्वाह था, अब वाणिज्य को देखते हैं। वाणिज्य पशुपालन पूछा जा सकता है निम्न में से वाणिज्य पशुपालन की विशेषता नहीं है, तो ये सारी तो है, इसके अलावा जो है वो नहीं होगी। अधिक व्यवस्थित व पूंजी, देखो ये अधिक व्यवस्थित होता है। निर्वाह में तो कहीं है, एक गोन राख ले, एक भेड़ राख ले, एक गाय, एक भैंस राखे तो ठीक है, नहीं एक बकरी काम चला ले। लेकिन वाणिज्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ते पूंजी तो ज्यादा लगा दी, मशीना भी लिया, बाड़ा भी बना दिया, सरकार सब्सिडी भी उठा ली। अब बांध बांध का पशु राखो, तो एक बीमार होगो तो बी के लिए अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए, दूसरो बीमार होगो तो बी के लिए अलग डॉक्टर बुलाना पड़ी। तो बी वास्ते कहीं वे एक ही प्रकार का पशु या करे, जगह के डॉक्टर यदि कोई बीमारी हो जाए तो भी बांके एक ही दवाई लग जाए, और डॉक्टर ने बुलाना है तो भी एक ने बुला ले, चारों भी लाना है तो एक प्रकार को चीज है।
ठीक है ना। तो अधिक व्यवस्थित होता है और पूंजी प्रदान होता है, पूंजी अधिक लागे एक मायने। स्थायी फार्म हुए, विशाल क्षेत्र बाड़ाबंदी होती है इसमें, केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं भाई, मैंने कह दिया ना एक ही प्रकार के, ताकि जो है डॉक्टर बुलाणु है ना, सरल भाषा में समझो तो एक ही बुलाने में काम चल जाए। पशु प्रजनन, जननिक सुधार एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्यों मान लो कोई के 200 भेड़ पालेड़ी है और एक भेड़ के माइन बीमारी होगी तो बस सगड़ान ले सल्टी है ना, अरे सारी की सारी भेड़ें बीमार हो जाएगी, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पाद वैज्ञानिक ढंग से संसाधित और डिब्बाबंद निर्यात किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये देखो आपके इधर, ये क्या है, ये है ऑस्ट्रेलिया, जैसा भी बना है आप सांकेतिक समझ लेना। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर किया जाता है, इधर तस्मानिया है, इधर यहाँ पर न्यूजीलैंड है, छोटे छोटे द्वीपों में। तो इस न्यूजीलैंड में भी किया जाता है, इस ऑस्ट्रेलिया में भी किया जाता है। अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना मेसी वाला है ना, दक्षिणी अमेरिका का अर्जेंटीना, यहाँ पर उरुग्वे, उरुग्वे भी दक्षिणी अमेरिका का ही एक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती पार्ट यूएसए जिसे अपन बोलते हैं, और जहाँ के राष्ट्रपति अभी चर्चा में है ना, कभी बोलते हैं एक रात में हम उस देश को भस्म कर देंगे, कभी कुछ बोलते रहते हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप भाई। और अलास्का में रेंडियर पालन, अलास्का जो है किसका पार्ट है? यूएसए का ही पार्ट है। तो ठीक है भाई, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का, यहां पर रेंडियर पाला जाता है। बाकी ये देखो, ये सारे के सारे किसके? वाणिज्य पशु धन पालन, ये भी अपन शामिल कर सकते हैं। चलवासी बनाम वाणिज्य क्या क्या है? देखो चलवासी में क्या है, प्राचीन आजीविका का साधन था, जानवरों के साथ लोग पलायन करते थे, चारागाह उपलब्धता पर निर्भर रहते थे, है ना, कि भाई अरे अपन गाँव में पहली, अब तो कहीं एवढे सीमित होगा, मैं जब जलम्या ने तो एक गांव में 10-10 15-15 एवड़ लाता, कि भाई अब गड़ भी कांकड़ के मायने अच्छी बारिश हुई है तो एवड़ में लेर बढ़ जाता पूरा, 2 घोड़ा रखता, मतलब 2 गधे रखते थे, और बाकी एवड़ पूरा सामान भी ला देता कि अब भाई 2-4 महीना बटी नहीं जावा। तो मतलब क्या है, ये चारागाह उपलब्ध इनकी निर्भरता थी, न्यू कोई निश्चित फॉर्म नहीं, इनका कोई भी निश्चित फॉर्म नहीं था, मौसमी प्रवास करते थे। वाणिज्य में कहीं में संगठित हुए, पूंजी प्रदान है, स्थायी फॉर्म हुए, वैज्ञानिक प्रबंध हुआ करे, एकल पशु प्रकार हुए, उत्पादों का निर्यात कराया करे, निज दत्ताओं कहीं करे। अरे मान लो 300-400 भेड़ा पालेड़ी है और व्यवस्थित ढंग व्यापारिक पशुपालन के लिए पालेड़ी है, तो भी को निर्यात नहीं करी तो भी उनको कहीं कर सी, और क्षेत्र आप पढ़ लिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का। अब देखो कृषि, आखेट देगा, पशुचारण देगा। अब अपन बात करते हैं, भोजन संग्रह भी देख लिया, अब बात करते हैं कृषि का। किसके बारे में? कृषि, कृषि के 4 प्रकार अपन पढ़ेंगे, निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। ठीक है, चारों प्रकार की कृषि का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। निर्वाह कृषि नाम से ही पता चल रहा है, जो जीवन निर्वाह के लिए किए जाते हैं। रोपण कृषि, अरे अपदेशी भाषा में कहवा ना, पौध रोप रोप करे बा, हुए रोपण कृषि। विस्तृत वाणिज्य कृषि मतलब बड़े भाग पर व्यापार, पैसे कमाने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? विस्तृत वाणिज्य कृषि। और मिश्रित कृषि को भी अपन देखते हैं आगे। अब बात करते हैं निर्वाह कृषि की। निर्वाह कृषि को भी अपन इसको डिफाइन करके पढ़ेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे। एक मिनट भाई। हाँ भाई, निर्वाह कृषि, देखो इस कृषि में उत्पादन का संपूर्ण या लगभग भाग जो है बटे सेप जाए भाई। सेपने का मतलब क्या है? स्थानीय उपभोग हो जाता है, बेचने के लिए कुछ नहीं बचता, बाजार के लिए की बाकी कौन रहे। 2 प्रकार की हुआ करे भाई जीवन निर्वाह कृषि, एक तो पहले के जमाने में होती जबकि आदिकालीन निर्वाह कृषि, और दूसरी है गहन निर्वाह कृषि, जगह के मायने चावल और गेहूं प्रमुख हुआ करे। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, इसका दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि को दूसरा अपन नाम दे तो स्थानांतरित कृषि बोल सकते हैं।
और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये की जाती है। गहन निर्वाकृषि मानसून एशिया के घने बसे देशों में जैसे अपने भारत में की जाती है। निर्वाकृषि में पहला प्रकार दो अपन ने देखे, एक तो आदिकालीन निर्वाकृषि, दूसरी गहन कृषि। तो सब पहली बात करा आदिकालीन निर्वाकृषि, जिसका दूसरा नाम का है भाई स्थानांतरित कृषि। वनस्पति को जलाकर राख को उर्वरक बनाकर उपयोग में लेते हैं, इस कारण इसको कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। आदिकालीन निर्वाह कृषि का दूसरा नाम क्या है? अरे कर्तन, काटो, जलाओ कृषि, कर्तन व दहन कृषि भी इसे कहा जाता है। समस्या आ हुआ करे के मायने कि जट काटे जलावे तो बाद जमीन 3 और 5 साल बाद के मायने बंजर हो जाए, और बंजर हो जाए तो ई वास्ते नया क्षेत्र ढूंढना पड़ा करे। मतलब 3 से 5 वर्षों में मिट्टी की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, तब कृषक नए क्षेत्र में चला जाता है। इससे एक तो दुष्परिणाम सामने आ ही रहा है। क्या हो रहा है? अरे वन नष्ट हो रहे हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। अब देखो इस स्थानांतरित कृषि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा यही जाता है। कर्तन दहन कृषि को फलानी जगह क्या कहा जाता है, ढींगड़ा जगह क्या कहा जाता है, तो फलाना ढींगड़ा सारा देखते हैं भाई। जूम कृषि किधर कहते हैं? अरे अपना जो ये प्यारा सा भारत है ना, इधर वाला पार्ट, इधर वाला ये जो पार्ट है भारत का, इस वाले भाग में क्या कहते हैं, जूम कृषि कहा जाता है। जूम बराबर जूम, जैसे असम हो गया, मेघालय, अरे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, इस वाले पार्ट में क्या करते हैं, जूम कृषि कहा जाता है। पोडू, पोडू ये अपना जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, पोडू कहा जाता है। अरे पोडू कहा जाता है। बेवार व दहिया, दहिया या बेवार, बेवार ये जो अपना एमपी है ना, एमपी में कहा जाता है। अरे कुमारी, ये पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट पर इसे क्या कहते हैं, कुमारी कहा जाता है। वालरा, अरे चीमातार दजियार पड़े ना, ये इसी का पार्ट है वालरा। अपने राजस्थान में क्या कहते हैं, इसे वालरा कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। खील, हिमालय क्षेत्र में देखो फूल खिल रहे हैं, खील कहा जाता है। तो जूम कृषि उत्तरी पूर्वी भारत के राज्य, पोडू आंध्र प्रदेश, बेवार व दैया मध्य प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, वालरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, खील हिमालय। अब देखो विश्व में भी इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। तो भाई मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ये हो गया आपके उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बात करें तो ये है यहाँ पर आपके मैक्सिको। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे क्या कहते हैं, मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्पा, दोनों को मिला लेना है और मिल्पा है। लादांग इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चौथा पांचवा नंबर आता है ना जनसंख्या में, तो ये जो इंडोनेशिया है यहाँ पर इसे लादांग कहा जाता है, लद्दाख नहीं लादांग। अरे मेडागास्कर, ये आपके अफ्रीका वाला जो पार्ट है, यहाँ पर है मेडागास्कर, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं, तावी कहा जाता है। अरे रोकना है, किस में रोकना है, ब्राजील, ब्राजील में रोकना है। रे रे वियतनाम, ये इधर वाला दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है वियतनाम, यहाँ पर इसे कहते हैं रे कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका का देश है वेनुजुएला, वेनुजुएला में इसे क्या कहते हैं, कोनुको, कोनुको कहा जाता है। और कांगो जो अफ्रीका का देश है, यहाँ पर इसे मसोले कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मसाले नहीं मसालो, मसोला, मसोला या मसोले। मिल्पा मैक्सिको में मध्य अमेरिका, लादांग इंडोनेशिया, तावी मेडागास्कर, रोको ब्राजील, रे वियतनाम, कोनकू वेनेजुएला, मसोले कांगो। कैसे याद रखोगे, देखो कोवे, कोवे से कोनकू वेनेजुएला याद रख लेना। रवि, रवि से रे वियतनाम रख लेना। ब्रो, ब्रो कैसे भी याद, ब्रो से ब्राजील, ब्रो से ब्रा से आपके हो गया ब्राजील, और रे से रोको तम, ठीक है, मेडागास्कर। इस तरीके से आपको किसी ना किसी तरीके से छाप लेना अपने दिमाग में, फालतू का लोड नहीं लेना, अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ये क्षेत्र है भाई इसके, ठीक है। अब देखो ये उनके नाम भी पूछे जाएंगे आपको,
स्थानांतरित कृषि के नाम ही पूछे जाएंगे। स्थानांतरित कृषि कहाँ है? ज्यादातर आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यही तो क्षेत्र है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थानांतरित कृषि, आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि देखने को मिलती है, कर्तन दहन कृषि देखने को मिलती है। अब देखो दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। कौन सा है? गहन निर्वाह कृषि। इसमें बात करें तो इसके भी दो प्रकार है। एक तो है चावल प्रधान, क्या है? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है चावल रहित। चावल रहित मतलब यहाँ चावल के अलावा फसलें बोई जाएगी। तो चावल प्रधान में प्रमुख फसल क्या होगी? चावल होगी। खेत कैसे छोटे होंगे? संपूर्ण परिवार क्या करता है? श्रम करता है। अरे जो निर्वाह कृषि है उसमें क्या है, सिर्फ भरण पोषण के लिए कृषि की जाती है, चाहे तो वो आदिमकालीन हो और चाहे गहन निर्वाह हो। गहन निर्वाह में पहली चावल प्रधान में चावल हो गई प्रमुख फसल, खेतों के आकार छोटे, संपूर्ण परिवार यहाँ पर लगा रहता है, सारे के सारे। अरे दादो बापू पोतो सगड़ा का सगड़ा लगे डरे। मानव श्रम की प्रधानता हुआ करे, पशु खाद का उपयोग होता है। देखो खाद की पशुओं की, अरे पोटो कहे ना, पोटे पोटा वाली खाद काम में लेवे, गोना बकरिया की मींगने बे काम में लिया करे, और मानव श्रम प्रदान होया करे, अट कोई मशीना काम कौन करया करे। प्रति इकाई जो है उत्पादन अधिक होता है, प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई मतलब खेत का आकार छोटा है, खेत का आकार छोटा है तो यहाँ पर सारे लोग काम में लगेंगे, खाद भी अच्छी देंगे, तो यहाँ पर जो है उत्पादन अधिक होगा। अधिक होगा तो यहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, तो प्रति कृषि उत्पादन तो कम होगा लेकिन प्रति इकाई अधिक होगा। अरे एक छोटी सी इकाई है उसमें उत्पादन अच्छा खासा हो गया, मतलब प्रति इकाई उत्पादन अधिक हो गया, लेकिन यहाँ 10-15 लोग काम कर रहे हैं तो प्रति कृषक उत्पादन तो कम ही हुआ ना, उनके तो थोड़ा थोड़ा पांति आएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। उत्तरी चीन, मंचूरिया, मंचूरिया चीन का पार्ट है इधर। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया। अरे उत्तरी कोरिया नाम आते ही याद आता है ना, हंसने वाला, ऐसे हंसता हंसता जो है उसके देश में कोई उसको लगता है कि ये अपने सामने पंख निकाल रहा है तो हाथों हाथ कुत्तों को डाल देता है, किम जोंग, वो वाला उत्तरी कोरिया है। तथा उत्तरी जापान, ये देखो ये जो इधर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर मंचूरिया इसकी बात हो रही है। उत्तरी कोरिया, यहाँ पर उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया की बात, और इधर जापान, होक्केंडू, होसु, शोकोकु, कुसु, ये 4 जो द्वीप है, यहाँ पर उत्तरी जापान, उत्तरी जो 2 द्वीप है, यहाँ पर ये गहन निर्वाह चावल रहित कृषि की जाती है। यहाँ पर गेहूं, सोयाबीन, जो सोरपम, इस प्रकार की कृषि की जाती है। भारत में पश्चिमी मैदानों में गेहूं, जैसे पश्चिमी मैदानों में कौन सा आ गया? अरे चावल वाली कृषि तो अपने पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी किस में करते हैं? उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी मैदान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, तथा दक्षिण में ज्वार बाजरा की कृषि की जाती है। सिंचाई का इसका उपयोग होता है भाई। ये वाला पार्ट हो गया इधर। देखो ये मंचूरिया वाला पार्ट हो गया। गैर निर्वाह कृषि, ये 70 हो गए सारे के सारे। ठीक है, रोपण कृषि। अरे जक्की के मायने फसल उगावा तो आप पौध लगा लगा जो है फसल उगावा, बिन काय के रोपण कृषि। यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शुरू की गई वृहद स्तरीय लाभान्मुख लाभ को प्राप्त करने के लिए कृषि प्रणाली क्या कहलाती है? रोपण कृषि। यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा, देखो जगह यूरोप कंट्री का देश आ, आपका जगह गुलाम आ, गुलाम का मतलब उपनिवेशक। अरे जहां निवेश किसी और ने किया, ऊपर से किया है, तो उपनिवेशक हुआ है ना। जैसे भारत क्या था 1947 से पहले, अंग्रेजों का उपनिवेशक ही तो था। तो यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश, जो अपने अंडर उपनिवेश देश थे, उनमें इस प्रकार की कृषि शुरू करी थी। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले, अनानास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के किस में आते हैं? रोपण कृषि में। चाय रोपण कृषि, कॉफी, चाय कॉफी दोनों हो गए, कोको रबड़ हो गया, कपास गन्ना हो गया, केले अनानास, ये किस में आएंगे? रोपण कृषि में। विशेषता क्या है? विशाल क्षेत्र होता है भाई, दिख रहा है ना, विशाल क्षेत्र, अधिक पूंजी लगती है, पूंजी भी खूब लगती। देखो विशाल क्षेत्र, उपनिवेशकों के पास, अंग्रेजों को अच्छी खासी जमीन मिल जाती थी, वहां पर ये इनके पास पूंजी तो थी तो अधिक पूंजी लगा देते थे। इनके पास टेक्निक भी था तो उच्च तकनीकी का प्रयोग होता है। और एकल कृषि, जहां पर चाय की खेती तो वहां पर चाय की खेती, जैसे कर्नाटक में कॉफी की खेती तो कॉफी की खेती, इस प्रकार के जो है एकल फसल। सस्त श्रमिक, श्रमिक बाबड़ा करता कहीं तो, अरे काम कुछ बचता नहीं था तो ये अपने उपनिवेशक जो श्रमिक थे उनको खेतों में लगा देते थे। और विकसित यातायात की भी जरूरत है
पड़ती है। तो ये चलाया गया था शुरू में अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वर्तमान में ये जो रोपण कृषि है इसकी यही विशेषता उभर कर आती है कि विशाल क्षेत्र होते हैं, अधिक पूंजी की जरूरत, उच्च तकनीक की जरूरत, एकल फसल होती है, सस्ते श्रमिक और विकसित यातायात। किसकी विशेषता? रोपण कृषि की। आगे चला रहे तो रोपण कृषि देश व फसल की बात करें तो ब्रिटेन, अरे अंग्रेजों ने भारत व श्रीलंका में किसकी खेती करी? चाय की खेती। एनसीईआरटी में दे रखी है ये लिस्ट। ब्रिटेन ने जो मलेशिया है, मलेशिया में किसकी खेती? रबड़ की खेती। अंग्रेजों ने पश्चिमी द्वीप समूह पर किसकी खेती? गन्ना व केला की खेती। फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका, फ्रांस वालों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोको की खेती करी। स्पेन और अमेरिका वालों ने फिलीपींस में नारियल व गन्ना की खेती करी। हॉलैंड डच वासियों ने इंडोनेशिया में गन्ना की खेती की। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार अच्छे से कौन लोगों ने कहां पर किस प्रकार की कृषि का विस्तार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10,000 रुपए के लिए अगला सवाल पाए। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा, नॉट एजेंडा। क्या कहते हैं? फेजेंडा कहा जाता है। वर्तमान में अधिकतर बागान देश की सरकार व नागरिकों के नियंत्रण में है, वह उपनिवेशकों के नियंत्रण में नहीं है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, अरे बड़े क्षेत्र पर, जैसे नाम से पता चल रहा है कि बड़े क्षेत्र पर व्यापार के उद्देश्य से अन्न उगाना क्या कहलाता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। देखो बड़ो सारो भाग है और देखो फसल उगाड़ी है, गेहूं लाग रहा है और मशीना लाग रही है सारी की सारी। मध्य अक्षांश के आंतरिक अर्ध शुष्क क्षेत्र, मतलब ना तो आर्द्र ना शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्र। मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश में कौन आते हैं? 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री वाले क्षेत्र अधिकतर आते हैं। तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेश जो है इसके क्षेत्र माने गए हैं। मुख्य फसल जो है गेहूं है, इसके साथ है मक्का, जौ, राई और जई भी है। बड़े खेत होते हैं, पूर्णतः यंत्रीकृत होते हैं। इस प्रकार से प्रति एकड़ उत्पादक कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। निर्वाह कृषि में क्या पढ़ा था? प्रति एकड़ अधिक, प्रति व्यक्ति कम। यहां उल्टा हो गया, अरे प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। 100 बीघा में है, मान लो एक आदमी वहां पर खेती कर रहा है 100 बीघा में, भले ही उसके 100 बीघा में 100 बोरी हुई है, प्रति एकड़ में तो कमी हुई है ना। एक एकड़ में बात करें तो एक ही बोरी हुई है, लेकिन एक आदमी खेती कर रहा है तो एक आदमी के 100 बोरी हुई है, तो प्रति व्यक्ति तो अधिक हुई है, उत्पादन प्रति एकड़ कम हुआ है। ठीक है, आगे चले। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र की बात करें, छाप लेना दिमाग में, छाप लेना सीधा सीधा। ये इन घास के मैदानों में की जाती है। ये अलग से टॉपिक भी आता है, विश्व के प्रमुख घास के मैदान। यूरेशिया में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अरे मध्य अक्षांशों की है ना, अर्ध शुष्क प्रदेश जहां पर इस प्रकार की वाणिज्य कृषि की जाती है। यूरेशिया में ये घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं। छाप लेना बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरेशिया में स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान पेरीज कहलाते हैं, जहां मक्का की खेती की जाती है। और यहाँ पर मक्का जो है किसके लिए किया जाता है? सूरों को खिलाने के लिए किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। अरे अर्जेंटीना जो है यहाँ पर इसे पंपाज कहा जाता है, अर्जेंटीना में पंपाज कहा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के घास के मैदान वेल्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वेल्ड्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाते हैं। न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी के मैदान कहा जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड में क्या कहते हैं? कैंटरबरी। देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, यहां पर डाउन्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। बाउंस, अरे पर्थ में बाउंस लेती है ना गेंद, बाउंस नहीं डाउन्स। ये यहां पर देखो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी कहा जाता है। ये घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं। यूरोप और एशिया के घास के मैदान स्टेपीज कहलाते हैं। इन्हें उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? पेरेरीज कहते हैं। ये इधर अर्जेंटीना वाला ये जो पार्ट है यहाँ पर ये क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। और ये यहाँ पर देखो दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेल्ड्स कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये अच्छी तरीके से आप देख लेना एक बार। अब देखो मिश्रित कृषि, अरे मिश्रित कृषि,
मिश्रित कृषि की विशेषता, क्षेत्र और फसलें देखेंगे भाई। क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अरे जो यूरोप का उत्तरी पश्चिमी पार्ट है वहां पर मिश्रित प्रकार की कृषि की जाती है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग। अब देखो आपको पढ़ने में अलग अलग हो सकता है, लेकिन देखो ये अंटार्कटिक महासागर है बीच में, इसके इधर वाले पार्ट में और इसके इधर वाले पार्ट में यहां पर कृषि की जाती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये उत्तर है ये पश्चिम है, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका इसका पूर्वी भाग, यहां पर मिश्रित कृषि की जाती है। यूरेशिया के कुछ भाग, यूरोप और एशिया के कुछ भाग में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। समशीतोष्ण दक्षिणी महाद्वीपों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। समशीतोष्ण बीच वाला पार्ट, मध्य अक्षांश वाला पार्ट। फसलें कौन सी? अरे गेहूं रबी की फसल, जौ, राई, ये सारी रबी की फसल है। जई, मक्का, मक्का तो किसकी है? खरीफ की फसल है। चारे की फसल व कंदमूल की खेती इसमें की जाती है। विशेषता क्या है? फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों। अरे जब पशु भी पाला जाए, खेती भी करी जाए ना, तो भी क्या करें? मिश्रित कृषि। शस्यावर्तन एवं अंत्य फसली कृषि से मृदा उर्वरकता बनाई रखी जाती है। कैसे? अंत्य फसली कृषि मतलब एक फसल के साथ दूसरी फसल साथ साथ में उगा देते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। शस्यावर्तन का मतलब होता है फसल को बदल बदल कर बोना, तो इससे क्या होता है? उर्वरकता बनी रहती है। ये वाला पार्ट है भाई, मैंने बता दिया। ये मैप है, मैप के माध्यम से आप वापस इसको देख सकते हैं। ये वाला पार्ट हो गया उत्तर पश्चिमी यूरोप, और ये मध्यवर्ती यूरेशिया की बात करें, ये अफ्रीका का पूर्वी पार्ट हो गया। यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। डेयरी कृषि, कौन सी? डेयरी कृषि। डेयरी समझ में आ गया ना? अरे सरस डेयरी, पद्मा डेयरी, आनंद डेयरी, भारत की पहली डेयरी है क्या? आनंद, गुजरात। डेयरी दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत व दक्ष प्रकार है ये। विशेषता की बात करें तो अधिक पूंजी लागे है भाई। अरे डेयरी उद्योग खोलो जरा, कम जगह ते बकरी भी जाओ ना तो भी बात 30-40 हजार की आई। भैंसे जाओ तो 1.5-1.5 लाख की भैंसे आए, निजर का काम की खाई चारो, एक खा रहे हो और दूध दे 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो। तो ऐसी नहीं चलेगी भाई। डेयरी जो कृषि है उसमें तो अधिक पूंजी लगानी पड़ेगी पशु के पीछे। गहन श्रम, अब देखो पूरे दिन लागेड़ो रहना पड़ी आप आगे, माता बहना जी लागेड़ी रहे ना पूरा दिन गाया भैंसा खिला रहे, तो वही कहानी है भाई। गहन श्रम लगता है, वर्ष पर श्रम की आवश्यकता होती है। 2-3 दिन जो है गाय भैंसा करने नहीं जाओ तो पोटा को ढिगलो लाग जी। तो श्रम की रेगुलर आवश्यकता होती है डेयरी कृषि में। वैसे भी क्योंकि एक दिन श्रम नहीं आया तो दूध वगैरह गायों ने जो दिया वो क्या खराब हो जाएगा। पशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है, पशु बीमार नहीं हो सके भाई, विशेष ध्यान देवे वास्ते। स्थान नगरीय औद्योगिक केंद्रों के समीप, नगर और उद्योग जगह केंद्र है वहां के कन्ने इस प्रकार की कृषि की जाए भाई। आंतर करी जना दूध ले जाए जैसे दूध खराब हो जैसी, तो वह कन्ने करे करे ताजा दूध व डेयरी उत्पादन के बाजार के लिए। क्षेत्र कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेयरी कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप जिसमें कौन कौन से अपने आ गए? सारे के सारे देश आ जाएंगे इधर, जर्मनी, डेनमार्क वगैरह, ये सारे, स्विट्जरलैंड, ये सब उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कनाडा वाला पार्ट ठंडे इलाकों में की जाती है इस प्रकार की कृषि। न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया देख लेते हैं भाई। उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये वाला पार्ट, उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये वाला पार्ट, यहाँ पर डेयरी, डेयरी कृषि के क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये इधर देखो कनाडा वाला पार्ट हो गया, कनाडा वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पूर्वी पार्ट हो गया। यहाँ नीचे देखो ये तस्मानिया दिख रहा है, तस्मानिया में भी की जाती है और न्यूजीलैंड में भी की जाती है। मुख्य रूप से ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर डेयरी कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, भूमध्य सागरीय कृषि। नाम आते ही ये याद रखना, यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। किसकी? खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टा फल बोले तो कौन सा? आम? अरे आम नहीं, अंगूर। भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र की बात करें तो इसके क्षेत्र याद रखना भाई। दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका,
दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका। ये देखो इधर दक्षिणी यूरोप, ये यूरोप वाला पार्ट है, ये यूरोप वाला पार्ट है। तो दक्षिणी यूरोप से ये अफ्रीका है, अफ्रीका का उत्तरी भाग। ये वाली जो पट्टी है यहां पर कौन सी, भूमध्य सागर के चारों ओर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है, भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया, ये देखो यहां पर ये वाला पार्ट है जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग, यहां पर कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस प्रकार की कृषि की जाती है। दक्षिणी कैलिफोर्निया देखो अक्षांश एक से ही दिखाई दे रहे हैं ना, सेम अक्षांशों पर ही होगी इस प्रकार की कृषि। भूमध्य सागर के चारों ओर, जिसमें ये वाले देश आ जाएंगे सारे के सारे, दक्षिणी कैलिफोर्निया, और ये दक्षिणी अमेरिका का चिल्ली का दक्षिणी पार्ट, दक्षिणी चिल्ली, दक्षिणी चिल्ली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये देखो दक्षिणी अफ्रीका देश है, इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये वाला पार्ट। यहां पर भी अक्षांश सेम सेम ही नजर आ रहे हैं। तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया, इसका दक्षिणी पश्चिमी भाग। अब बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया तुम्हारे। भूमध्य सागर के चारों ओर बोले तो यूरोप का दक्षिणी पार्ट और अफ्रीका का उत्तरी पार्ट, ठीक है, हो गया। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया, दक्षिणी कैलिफोर्निया, इसके अलावा दक्षिणी चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी पार्ट और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी पार्ट। यहां पर किस प्रकार की कृषि, भूमध्य सागरीय, हो सकता है एक क्षेत्र में, एक एरिया में दो प्रकार की कृषि भी हो सकती है। याद रखना, जैसे अपन पढ़ते आए हैं दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में अलग प्रकार की कृषि भी आपको देखने को मिल सकती है। मुख्य तौर पे याद रखना, इधर भूमध्य सागरीय कृषि और ऑस्ट्रेलिया में इधर किसकी कृषि, डेयरी कृषि। प्रमुख उत्पाद अंगूर, अरे अंगूर से मदिरा, मदिरा, मुनक्को, किशमिश, खट्टे फल, अंजीर, जैतून, मतलब मुख्य रूप से खट्टे फलों की कृषि की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि में। बाजार के लिए सब्जी खेती व उद्यान कृषि, अरे उद्यान मतलब है बाग बगीचे लगाना, फल फूल की खेती और सब्जी की खेती। इसमें किस प्रकार की अधिक मुद्रा, अरे ज्यादा रुपया कमाने वाली फसलां, जिसे हम सब्जियां, फल उगा और पुष्प उगा। अरे पुष्प एक माड़ा रुपया 60, है ना। फल आपको पता ही है, बेचारा एक केला है जो 20-30 रुपए रहता है ज्यादा से ज्यादा, वो भी 40-50 चला गया है। इसके अलावा कोई फल है क्या ऐसा जो अपन आसानी से मिल जाए। तो इसमें सारी की सारी जो है अधिक मुद्रा वाली फसलें होती है। खेत छोटे होते हैं, अरे यहाँ कह दियो कि 40 बीघा माने फल भी जड़ा, तो ऐसा संभव थोड़ी है। इनके आकार छोटे होते हैं खेत के। सब्जियां कोई सुनोगे सब्जी 100 बीघा में सब्जी बाड़ी, अरे नहीं होता, ऐसे होता है कि 2 बीघा में, 4 बीघा में, 10 बीघा में। तो खेत जो होते हैं छोटे होते हैं और नगरीय केंद्रों के समीप होते हैं, क्योंकि दूर होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, तो वहां से वहां तक सामान जब शहरों तक जाएगा, क्योंकि गांव में इतना खपत नहीं होती, तो शहरों तक जाएगा तब तक खराब हो जाएगा, इसलिए नगरीय केंद्रों के समीप। अधिक श्रम की आवश्यकता, ज्यादा रुपया लागे भाई, और सिंचाई की जरूरत पड़े, उर्वरक की जरूरत भी पड़े, खाद बीज की, और हरित गृह, हरित गृह कहीं अगर, मैं बहुत बार थाने बता चुकी हूँ कि हरित गृह समझनू है तो तावड़े के मायने कार ने खड़ी कर दो और घंटे भर बाद के मायने जार बैठो, तो आपको अंदर जैसा माहौल मिलेगा ना कार के, वही क्या है, हरित गृह प्रभाव है। तो हरित गृह प्रभाव मतलब जिस फसल को जितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से अपन निर्मित कर लेते हैं इसमें। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि भी इसी में आती है, केवल सब्जियां उगाने वाले क्षेत्र, ये क्या कहलाते हैं, ट्रक कृषि कहलाते हैं। नीदरलैंड, ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्ट है, नीदरलैंड यूरोप का एक देश है। ट्यूलिप पुष्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। ट्रक कृषि का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि फार्म व बाजार के बीच की दूरी रात भर में ट्रक तय करता है, इस कारण इन सब्जियों वाले क्षेत्र को ट्रक कृषि कहा जाता है। कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग देख लेते हैं भाई। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। तो कारखाना कृषि पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में की जाती है। उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र। पशुधन और पूंजी, पशुधन की बात करें तो गाय, बैल और कुकुट, कुकुट मतलब मुर्गा, और अपने राजस्थान में अजमेर में सर्वाधिक होते हैं। बाड़ों में, कारखानों में तैयार भोजन पर रखे जाते हैं, बाड़ों में तैयार भोजन इनके लिए रखा जाता है। पूंजी, भवन निर्माण की जरूरत पड़ती है, यंत्र की जरूरत पड़ती है, देखो ये यंत्र लगाए हुए हैं, भवन निर्माण की जरूरत है। प्रकाश की भी देखो, अप्रकाश भी आ रहा है। ताप व्यवस्था सुव्यवस्थित होनी चाहिए। पशु चिकित्सक के लिए अत्यधिक धन लगता है। वैज्ञानिक विधि, अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां प्रमुख इसके लक्षण है। सहकारी कृषि,
सहकारी कृषि देखो दिखाई दे रहा है क्या? कृषकों का एक समूह इसमें पूरा समूह कृषकों का मिलकर काम करता है। कृषकों का एक समूह स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाता है। एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करे। व्यक्तिगत फार्म जो है इसमें अक्षुण्ण होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब कृषकों का एक समूह एक संस्था का निर्माण करता है, एक सहकारी संस्था होती है, और वो जब कृषि करती है तो वो सहकारी कृषि कहलाती है। सहायता के रूप में बात करें तो कृषि सामग्री की खरीद, उत्पाद को उचित मूल्य पर बिक्री, सस्ती दरों पर संसाधन, ये सारा जो है समिति मिलकर ही कार्य करती है। और डेनमार्क इसका प्रमुख है भाई। डेनमार्क सहकारी कृषि यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो डेनमार्क में की जाती है। इसके अलावा इसका पड़ोसी नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। सर्वाधिक सफल कौन हुआ है? डेनमार्क हुआ है। जहाँ की एचडीआई रिपोर्ट हमेशा ऊपर रहती है ना, ये वाला है, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है भाई। ठीक है। और आजकल तो यूरोप में अपने वाले लोग खूब पलायन कर गए, वहां जाके खेती तो करते हैं। सामूहिक कृषि वो हो गया सहकारी कृषि, और इसमें हो गया सामूहिक कृषि। उसमें क्या है, सभी लोग मिलकर एक संस्था का निर्माण करते हैं, और इसमें जो साधन होते हैं, इसमें जो साधन होता है, चाहे कोई भी मशीनरी है, उस पर जो आधिपत्य होता है वो पूरे समाज का होता है। सामूहिक आधिपत्य होता है, इस कारण इसे सामूहिक कृषि कहते हैं। और रूस में इसका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काल खोज। अरे काल खोज। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज के पास होता है और सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। उत्पत्ति पूर्व सोवियत संघ में कृषि सुधार, उत्पादन वृद्धि व आत्मनिर्भरता के लिए इसकी शुरुआत की गई। काल खोज सोवियत संघ में सामूहिक कृषि का नाम क्या कहलाता है? काल खोज कहलाता है। सभी कृषक भूमि, पशुधन एवं श्रम मिलाकर कार्य करते हैं। ठीक है। कृषक दैनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि का एक छोटा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं, जहां वो घर बना के भी रह सकते हैं, अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं। सहकारी बनाम सामूहिक कृषि को देख लेते हैं। सहकारी मतलब एक संस्था का निर्माण किया जाता है, इसमें जो मशीनरी है उस पर अधिकार संपूर्ण समाज का होता है। ये रूस की है और ये डेनमार्क की है। ठीक है। सहकारी सहकारी डेनमार्क, सामूहिक रूस। ठीक है। ये तुलनात्मक अध्ययन आप वापस कर सकते हो। स्वैच्छिक समूह होता है, इसमें समाज का दायित्व होता है, सारी चीजें वही आ गई। खनन देखो, पहले ताम्र युग था। अरे सबसे पहले जो धातु आई मनुष्य जीवन में, मानव के द्वारा उपयोग में ली गई पहली धातु, एक बार 2013 के राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। पहली धातु कौन सी थी? ताम्र थी, नोट लोहा। उसके बाद कांस्य युग आया, लोहा युग आया, और औद्योगिक क्रांति। खनन का वास्तविक विकास एवं महत्व में वृद्धि इसी समय हुई थी भाई। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? भौतिक कारक, आर्थिक कारक। भौतिक कारक मतलब खनिज निक्षेपों का आकार। अरे ये प्रभावित करेगा। मान लो खनिज निक्षेप ज्यादा दूर में है तो वहां पर मशीनरी लगाना उपयुक्त होगा। अब मान लो कहीं पे के 1 किलो सोना है पड़ा है जमीन के अंदर, पता है, उसके लिए मशीनरी वगैरह लगाएंगे तो वो फायदे का सौदा नहीं है भाई। इसलिए खनिजों का निक्षेप का आकार, कितने दूर में इसका निक्षेप है, ये प्रभावित करता है। खनिज की श्रेणी, उसकी गुणवत्ता। अब मान लो कि कहीं पर जो है निम्न कोटि का खनिज है जिसकी ज्यादा गुणवत्ता नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा मशीनरी लगा दी तो वो भी फायदे का सौदा नहीं है। तो गुणवत्ता भी मैटर करती है। खनिज की उपस्थिति की अवस्था, मैंने आपको कह दिया कि नीचे 2 किलोमीटर बाद जो है सोने का अथक भंडार है अपने यहाँ, या 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर नीचे, तो वो कोई काम का नहीं है। खनिज की उपस्थिति की अवस्था कहाँ पर है वो मैटर करता है। आर्थिक कारक जैसे खनिज की मांग, मार्केट में अपने को चाहिए रोटी और मिल पानी रहा है तो वो भी बैठने वाला सौदा नहीं है। खनिज की मांग, जिस खनिज की मांग है वो वहां पे हो रहा है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यमान तकनीकी ज्ञान व उपयोग भी मैटर करता है आर्थिक कारकों में। अवसंरचना के लिए उपयुक्त पूंजी पूंजी भी होनी चाहिए, यातायात व श्रम परिवहन, ये सारे क्या है? आर्थिक कारक। खनन की विधियां, एक होता है धरातलीय जिसे विवर्त खनन कहते हैं, जो को ऊपर कुचर कुचर निकाले, और दूसरा हो या करे भूमिगत कूप की एक नलकी वलकी लगा रबिया। ठीक है। तो ये हो गया विवर्त अथवा विपट्टी खदान। ऊपर से देखो इस तरीके से पावड़े से हटा रहे हैं, इस प्रकार से जैसे खाने खुली खाने होती है। और ये हो गया कूप की खनन, जैसे तेल वगैरह निकालते हैं। खनिज धरातल के समीप हो तब धरातलीय खनन या विवर्त खनन उपयोगी रहता है। सबसे सस्ता तरीका ये, उत्पादन शीघ्र होता है, अधिक होता है, सुरक्षात्मक, खर्च भी कम रहता है। अरे
कूप की खनन में तो अंदर तक जो है समस्या ही समस्या रहती है, इसमें ऊपर से ही लेना है सब कुछ, तो सुरक्षात्मक खर्च भी कम रहता है, उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है, सस्ता तरीका है, और धरातल के समीप खनिज मिल जाता। भूमिगत में देखो खनिज गहराई में हो तब ये जरूरत, लंबवत कूपक व भूमिगत गैलेरिया होती है, इसमें लिफ्ट बर्मा मालगाड़ी वायु संरचना आवश्यक है, जोखिम भरा होता है क्योंकि जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है, जैसे भोपाल त्रासदी पढ़ा है क्या 1984, आज भी गूंगे बहरे लंगड़े पैदा होते हैं वहां पर, आग व बाढ़ का भय रहता है। खनन विकसित बनाम विकासशील देश, ये जो है विकसित देश क्या करते हैं, खनन पर संस्करण एवं शोधन से पीछे हट रहे हैं, ये कार्य नहीं करे, कारण श्रमिक लागत अधिक रहती है। विकासशील देश विकास विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर खनन को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया में आय का 50% तक खनन जो है खनन से प्राप्त होता है भाई, इसके आय का 50% खनन से प्राप्त किया जाता है। अमेरिका वगैरह जो है खनन कार्य नहीं करते, विकासशील देश करते हैं ज्यादा। कृषि के प्रकार पुनरावृत्ति वही है पूरे के पूरे सारे, देखो आदिकालीन निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय से अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी एशिया में की जाती है। गहन निर्वाह कृषि मानसून एशिया में की जाती है। रोपण कृषि जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ये घास के मैदान जो है उन पे की जाती है। मिश्रित कृषि इस वाले पार्ट में, डेयरी कृषि इस वाले पार्ट में, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिणी चिली हो गया, और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका हो गया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वहां पर की जाती है। सहकारी कृषि डेनमार्क हो गया, सामूहिक कृषि सोवियत संघ हो गया। ये पर्सन है भाई, देख लेते हैं वापस। निम्न में से रोपण फसल नहीं है, तो कॉफी है, गन्ना है, रबड़ है, तीनों पड़े थे। गेहूं नहीं है, गेहूं कैसी है, निर्वाह कृषि है, गहन निर्वाह कृषि है। किस देश में सहकारी, सहकारी आते ही डेनमार्क आपको करना है। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं, पुष्प उत्पादन, पुष्प उत्पादन। यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा विकसित कृषि कौन सी, रोपण कृषि, जो इन्होंने वर्ल्ड के अलग अलग देशों में विकसित की। अगला है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं है, तो देखो पेरिस घास के मैदान है, इनमें की जाती है। पंपास अर्जेंटीना वाले में की जाती है। यूरोपीय जो यूरेशिया के जो घास के मैदान स्टेपीज यहाँ की जाती है। अमेजन बेसिन में नहीं की जाती। अमेजन बेसिन में कौन सी कृषि की जाती है, आदिम निर्वाह गहन कृषि की जाती है। खट्टे रसदार फल, खट्टा नाम आ गया मतलब भूमध्य सागरीय कृषि। कर्तनदेन कृषि का प्रकार है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को कर्तनदेन कृषि, स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। निम्न में से एकल कृषि नहीं है, तो देखो डेयरी है, रोपण कृषि में भी एक प्रकार की फसल, वाणिज्य अनाज कृषि में भी एक प्रकार की फसल, डेयरी कृषि में भी एक प्रकार की पशु पाले जाते हैं, मिश्रित कृषि में एक प्रकार नहीं है भाई। महत्वपूर्ण शब्दावली बात करें तो प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले या प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में शामिल श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार, जैसे ग्रीष्म ऋतु में मैदान से पर्वतों की ओर, शीत ऋतु में पर्वतों से मैदान की ओर प्रवास करना। जूमिंग, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, मुख्य रूप से आपके असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इस वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। फेजेंडा, ब्राजील में कॉफी के जो बागान है उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। काल खोज, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को काल खोज कहा जाता है। ट्रक कृषि, केवल सब्जियां उगाने वाली कृषि को ट्रक कृषि कहते हैं। जो फोरम से बाजार के बीच एक रात में ट्रक द्वारा दूरी तय की जाती है, इस कारण इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा था। फिलहाल देखिए इस क्लास में इतना ही। निश्चित तौर पे आपको खूब सारा मैटर समझ में आएगा, बहुत ही शानदार ये टॉपिक था, अच्छा मैटर था, एग्जाम में आने वाला मैटर था। तो पूरी क्लास देखने के बाद लाइक तो करना ही है, साथ ही साथ ये बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। आपका कमेंट और लाइक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है आपका शेयर करना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।